रात का समय था। मोहन अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ रत्नावती राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर बरगद की एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन पर लटक रही थीं। मोहन अपने आप से बोला, अरे चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। मोहन पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। मेरा नाम तेज परी है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मोहन की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। अरे तुम तो उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे, उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगी, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगी। मोहन उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वह भागना चाहा, वह अपने जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। मोहन उल्लू की बातें सुनकर डर गया और वह अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है, पूछो। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ, कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरे से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा, और क्या। मोहन की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से लाल रंग की किरणें निकली और मोहन पत्थर का बन गया। अगली सुबह रत्नावती नगर का राजा चंद्रभान अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुमको क्या बताऊं, भाग्यवान। कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था। वह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा चंद्रभान का मंत्री दौड़ते हुए राजा चंद्रभान के पास आकर बोला, महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, हमारे एक गुप्तचर मोहन को कल रात कुछ नागरिकों ने हमारे राज्य में उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा, और उस रास्ते में वही बरगद का घना पेड़ पड़ता है। यह सुनकर राजा चंद्रभान के चेहरे पर चिंता की लकीर और दिखाई देने लगी। हाँ, जाओ सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल में एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ देर में सारे रत्नावती नगरवासी महल में एकत्रित हो गए। फिर राजा चंद्रभान ने बोला, रत्नावती नगर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते में वह घना प्राचीन बरगद का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दे तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोको, ठीक है? इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री रिधिमा और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजकुमार रणविजय राजा से बोला, उस नीम के पेड़ के बारे में तो मैंने भी तरह तरह की अफवाहें सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीब सा सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ।
तभी राजकुमार की पत्नी रिधिमा राजकुमार से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार रणविजय अपनी पत्नी रिधिमा को लेकर दोपहर के समय उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। तभी उसे तालाब के ऊपर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी रिधिमा से बोला, मुझे लगता है ये वही मासूम और निर्दोष इंसान हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया था। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा चंद्रभान की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद और उसकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और उन्हें पत्थर बना देते हो। हाँ, क्योंकि वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और रिधिमा से वही सवाल किया जो उसने मोहन से किया था। सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से भरा जंगल। तुम बताओ, कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? रिधिमा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार रणविजय से बोली, यह तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा? वह तो हीरे का ही जंगल चुनेगा। नहीं रिधिमा, कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला। मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे वाह, तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया है। लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा, और तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उसी बरगद के पेड़ में एक रास्ता बन गया। राजकुमार रणविजय समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार रणविजय अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ ही पलों में राजकुमार रणविजय और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। यह कैसा जंगल है रणविजय? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? तभी राजकुमार रणविजय और रिधिमा के कानों में बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज टकराई। रिधिमा, इस जंगल में हमारे अलावा भी और इंसान मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार रणविजय रिधिमा को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वह दोनों एक गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उस गुफा के अंदर जाने वाले द्वार में बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई थीं। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उसमें बंद मोहन राजकुमार रणविजय की ओर देखकर बोला, अरे, आप तो राजकुमार रणविजय हैं, महाराज चंद्रभान के दामाद। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं मोहन हूँ, मुझे निकालिए। तुम तो मोहन हो जिनका महाराज आज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहाँ मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार रणविजय ने अपनी तलवार से उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की। अचानक से उन सलाखों में एक तेज बिजली निकलने लगी और राजकुमार पीछे की ओर गिर गया। आप ठीक तो हैं? अचानक वह गुफा गायब हो गई और साथ ही साथ वह आवाज भी। राजकुमार रणविजय और रिधिमा ने
अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वह यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं यह अंधेरे से भरा जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उसी समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी। मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आजाद करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसा कर रखी है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, वह तुमसे एक सवाल करेगा। तुमको उसका जवाब नहीं देना है, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वह कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार बगैर देरी किए हुए रिधिमा को लेकर उस पुराने खंडहर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक पहाड़ी पर एक टूटा और पुराना खंडहर नजर आने लगा। क्या उसके लिए हमें अंदर जाना चाहिए? अगर हमें रहस्यों की परतों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें उस खंडहर के अंदर जाना ही होगा। क्या उस बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? रिधिमा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर में वह दोनों उस टूटे हुए खंडहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजकुमार रणविजय और रिधिमा ने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने स्वयं को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस काल कोठरी के अंदर एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। तांत्रिक हंसता हुआ बोला, काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक सब जानता है। राजकुमार रणविजय तांत्रिक को ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। हाँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर बंद सभी इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार रणविजय बुरी तरह से चौंक पड़ा और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। मेरी पत्नी कहाँ है? वही, उसी गुफा के अंदर। तुम्हारी पत्नी भी आम कैदियों की तरह ही बंद हो गई है। राजकुमार रणविजय, यह तुम्हारा राज्य नहीं है, यह मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरा ही आदेश चलता है। अरे, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार रणविजय ने स्वयं को खंडहर की छत पर मौजूद पाया, जहां तांत्रिक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हराना इतना आसान है? क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारी पत्नी को मैंने बैठे बैठे गायब कर दिया और तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें इस खंडहर की छत पर ले आया। जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? ताकि मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारे प्राण ले सकूं, समझे? तभी राजकुमार रणविजय मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। राजकुमार रणविजय की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरे सिर्फ इतना ही कहने से तुम चौंक पड़े? तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना। तो बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बोलो। तांत्रिक बुरी तरह से हैरान हो गया और बोला, अच्छा, तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुमने कुछ देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ,
मेरे सिर पर कितने बाल हैं बताओ। तांत्रिक रणविजय के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो कि वह रणविजय के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला हो। अचानक राजकुमार रणविजय ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वह तांत्रिक एक काले रंग के कौवा में परिवर्तित हो गया। तभी राजकुमार रणविजय ने देखा उस खंडहर के ऊपर आकाश में सूरज उगाया और वह अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल राजकुमार रणविजय ने स्वयं को बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर रिधिमा और वह सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वह उल्लू उड़ते हुए राजकुमार के पास आकर बैठ गया और वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरे जंगल को पार करके तांत्रिक तक जरूर पहुंचोगे। एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर एक तालाब बहता था, वह कहाँ गया? और वहीं दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वे सब अंधेरे जंगल में बंधी कैसे बन जाते थे? यहाँ जो लोग पत्थर के बन जाते थे उनकी आत्मा उस अंधेरी जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें जो सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी वह औरत मेरी माँ थी। राजकुमार रणविजय उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। बरसों पहले तांत्रिक ने मुझे अपने सवाल में उलझाकर उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से यही सवाल पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का विपरीत उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वह तुम थे। इतना बोल के वह सुंदर स्त्री गायब हो गई और रत्नावती नगर में सब सही हो गया।